Hello students, how are you? Students, we are doing our chapter journal, chapter 9. So today we will discuss about depreciation, bad debts recovered and the opening entry. तो बच्चों आज हम 4 concepts पढ़ेंगे. So let's start. जर्नल एंट्री इन द केस ऑफ डेप्रिसिएशन. बच्चे जर्नल का चैप्टर कर रहे थे. व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, ये हम टर्म चैप्टर 2 टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. एक बार दोबारा से इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं, फिर इसकी जर्नल एंट्री पास ऑन करते हैं. डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज़ द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट. ये ध्यान करो बच्चे, ये डेप्रिसिएशन है क्या? आपको हमने असेट्स के टाइप्स बताए थे चैप्टर 2 में. तो ये एक फिक्स्ड असेट जब आप परमानेंट और कंटिन्यूस यूज़ करते हो तो क्या होता है, फिक्स्ड असेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है. दोबारा पढ़ते हैं इसको. इट इज़ अ परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑन द अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पासेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, उस चीज़ में डेप्रिसिएशन, उस चीज़ की वैल्यू में रिडक्शन आ जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है वो वैल्यू. तो फिक्स्ड असेट की वैल्यू जितने अमाउंट से डिक्रीज़ होती है बच्चों, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड डेप्रिसिएशन. तो ये डेप्रिसिएशन का जो नेचर है ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट रहेगा, क्योंकि ये जो फिक्स्ड असेट है फर्म की है, ये जो भी सारा अकाउंट्स कर रहे हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं. तो जब फर्म के पास जितनी भी फिक्स्ड असेट हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज होगी ही होगी ऑन द अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे टाइम बीत जाएगा, हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी. तो क्या होगा, ये जितने वैल्यू से कम हुआ है बच्चों, ये फर्म के लिए लॉस है. जितने अमाउंट से उस फिक्स्ड असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो फर्म के लिए लॉस है. और लॉस क्या होता है बच्चे? डेबिट होता है. हमने करा हुआ है, कोई भी असेट है, एक्सपेंसेस है या लॉस है, इनका बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है. याद रखना, बताया भी हुआ है. रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है. से फॉर एग्जांपल मैंने आज एक मशीनरी ली है, मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है बच्चों, एट द टाइम ऑफ परचेज 1 लाख है. 1 साल के बाद जब मैं इसकी वैल्यू देखूंगी आफ्टर द पैसेज ऑफ 1 ईयर, तो मुझे पता चला उस मशीनरी की वैल्यू 85,000 रहेगी. तो वैल्यू कितने से डिक्रीज हुई है? 15,000 से. सो 15,000 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा और असेट की वैल्यू रिड्यूस होगी. जब असेट बच्चों आप परचेज करते हो, मशीनरी परचेज करते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाता है. अब असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ असेट. और जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, आपको भी पता है जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है. सो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन, क्योंकि लॉस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. कोई भी है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो वो असेट का नाम क्रेडिट हो जाएगा. ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन की एंट्री. नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, बैड डेट्स. बैड डेट्स क्या हैं? व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू ए कस्टमर ऑन क्रेडिट, जब हम कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं, एंड इफ़ द अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल. इररिकवरेबल मीन्स हमने गुड्स किसको बेचे? कस्टमर को, और कस्टमर ने पेमेंट नहीं दी, तो वो कस्टमर कौन बन गया? हमारा डेटर. कस्टमर कौन बन गया? डेटर बन गया. और वो डेटर से पैसा इररिकवरेबल हो रहा है मिलना हमें. इफ़ द अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी, वो जो डेटर था, वो जो कस्टमर था, इंसॉल्वेंट हो गया. बच्चों इंसॉल्वेंट क्या होता है? द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू पे इट्स डेट्स. वो पर्सन जो अपना पैसा, जो अपना कर्जा वापस नहीं दे पा रहा या वापस देने की क्षमता नहीं रखता, वो इंसॉल्वेंट है, वापस नहीं दे सक रहा वो. तो यदि वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया और हमारा पैसा नहीं दे रहा, फॉर सम अदर रीज़न, द अमाउंट नॉट रिकवर्ड, जो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ बच्चों, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज बैड डेट अमाउंट. जो पैसा वो हमें नहीं दे पा रहा, तो वो
हमारा बैड डेट्स कंसीडर होगा। से फॉर एग्जाम्पल रवि हु ओड अस ₹10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, नहीं दे पा रहा। द पर्सन हु इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेट्स DEBTS। रवि को हमने उधार, ओड मीन्स रवि को 10,000 उधार दिए हुए थे, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, नहीं दे पा रहा पैसा वापस। एंड 30 पैसे इन ए रूपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। अब वो रवि है 30 पैसे इन ए रूपी, 1 रुपये में से 30 पैसे दे पा रहा है। इट मीन्स 10,000 का 30% कर लो, 3,000 वो दे पा रहा है। इट मीन्स हमने उसको उधार कितने दिए थे? 7,000। कितने परसेंट वो हमें पेमेंट कर रहा है? 30%। 3,000 पैसा रुपीज़ आ रहे हैं, 7,000 नहीं आ रहे। सो 7,000 बच्चों क्या बन गया? हमारा बैड डेट्स का अमाउंट है। आ कितना रहा कैश? 3,000। अब देखो कैश बच्चों हमारी असेट है, कैश इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा? हो जाएगा। बैड डेट्स हमारा लॉस है, लॉस असेट्स एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं। 7,000 हमारा पैसा डूब गया। रवि हमारा डेटर था जिसने हमारे पैसे देने थे, अब वो उसने 30% दे दिए, डेटर रिड्यूस हो गए। और जब डेटर यानी कि असेट रिड्यूस होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। देखो कैश अकाउंट डेबिट 3,000 जितना आया है, बैड डेट्स कितना पैसा डूब गया, कितना नहीं आया? 7,000 टू रवि 10,000। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी। सो बैड डेट्स क्या है बच्चों? बैड डेट्स ये फर्म का लॉस है। बैड डेट्स जो है फर्म का लॉस है, ये पैसे फर्म को रिकवर नहीं हो रहे। सो बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो अभी हमने ये 2 टर्म्स कर ली हैं, कौन सी? डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स, जो कि आप समझ गए हो। डेप्रिसिएशन भी फर्म के लिए लॉस था, डेबिट हो जाएगा। असेट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वैल्यू रिड्यूस हो रही है असेट की। बैड डेट्स भी लॉस है फर्म के लिए, डेबिट हो जाएगा। सो ये 2 पॉइंट्स पढ़े हैं बच्चों हमने, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स। तो नेक्स्ट है बच्चों बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब ये बैड डेट्स रिकवर्ड नाम से ही क्लियर है बच्चों। बैड डेट्स, जो पैसे डूब गए थे, जो पैसे बैड डेट्स हो गए थे, डेटर्स ने मना कर दिया था देने की, वो पैसा अब रिकवर हो रहा है, हमारे को मिल रहा है वो पैसा। अब इसका मीनिंग देखो, समटाइम्स इट सो हैपन्स दैट द बैड डेट्स रिटर्न ऑफ जो पैसे डूब गए थे आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, वो पैसा रिकवर हो गया, हमारे को मिल गया, डेटर्स हमारे को दे रहे हैं वही पैसा। अब ये हमारी इनकम होगी। बैड डेट्स रिकवर्ड, फर्म का डूबा हुआ पैसा, बैड डेट्स वाला अमाउंट अब रिकवर हो रहा है। अब देखो बच्चों, जो पैसा आएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश आएगा, कैश या चेक। सो असेट इंक्रीज होगी, जब असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है, कैश डेबिट हो जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी इनकम है बच्चों, इनकम है। इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताए थे, LIC, कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है या कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो इनकम यहाँ पे हमारी हो गई है, पैसा हमारा रिकवर हो गया है, सो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर हो गया? लास्ट टॉपिक पे आ जाओ बच्चे, जो आज हमने डिस्कस करना है लास्ट टॉपिक, दैट इज़ ओपनिंग एंट्री। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओपनिंग एंट्री क्या है? आप सब जानते हो बच्चों कि हर फर्म जब नया साल स्टार्ट होता है, से 1 अप्रैल को, एवरी फर्म स्टार्ट्स इट्स न्यू बुक्स इन द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। और बिगनिंग क्या होती है? 1 अप्रैल अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर। बिगनिंग जब भी एक साल की फर्म की बिगनिंग होती है, हर फर्म अपने नए अकाउंट्स मेंटेन करती है, नई बुक्स लगाती है। सो क्या होगा जब नई बुक्स आप लगाओगे, परचेज बुक, कैश बुक, सेल बुक, जो भी बुक्स आप नई मेंटेन करते हो फ्रेश ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए, तो क्या होगा? जो लास्ट ईयर के बैलेंसेस हैं, लास्ट ईयर के असेट्स और लायबिलिटी के जितने भी बैलेंस हैं, क्या वो हम अगले साल नई बुक्स में कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे।
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल करेंगे। फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स। एंड जब भी आप नए साल में फर्स्ट एंट्री करोगे, वो फर्स्ट एंट्री किस चीज़ की होगी? पिछले साल के जो बैलेंस है उनकी एंट्री होगी। से फॉर एग्जांपल डेटर्स थे, डेटर्स ने हमारे 50,000 देने थे और आज 31 मार्च हो गया, अप्रैल का महीना आ गया आज, और डेटर्स ने हमारे पैसे नहीं दिए, तो क्या हम जब 1 अप्रैल को नए बुक्स मेंटेन करेंगे तो डेटर्स का ये अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यदि कोई कैश का बैलेंस है लास्ट ईयर का, उसको भी आगे लेके जाएंगे। बैंक का बैलेंस है लास्ट ईयर का, उसको भी आगे। तो हम पिछले अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो पीछे छोड़कर नहीं आएंगे बच्चों, वो अगले साल नई बुक्स में हमें कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, और इसी को ही बोलते हैं हम ओपनिंग एंट्री। अब एक एग्जाम्पल लो और इसको क्लियर करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ गोपाल ऑन 1 अप्रैल। देखो ये गोपाल प्रोप्राइटर है, ओनर है, ये 1 अप्रैल को एंट्री कर रहे हैं। 1 अप्रैल किस चीज़ की एंट्री होगी? जो पिछले साल, पिछला साल कौन सा? 31 मार्च 2018, लास्ट ईयर की क्लोजिंग है ये। तो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग के जो बैलेंसेस हैं वो अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2018 को आगे जा रहे हैं, और वो क्या है? देखो ये लास्ट ईयर के बैलेंसेस हैं बच्चों। कैश 8,000, बैंक बैलेंस 20, स्टॉक 54, डेटर्स 47। डेटर्स क्या होते हैं? जिन्होंने हमारी फर्म का पैसा देना है, जिन्होंने हमें देना है। अब ये देखो, ये डेटर्स के नाम आपको डिटेल दी हुई है, इस 47 की डिटेल है आगे। अशोक 12,000, पवन 15,000, विवेक 20,000। इनको प्लस करो, 12 + 15 + 20 47 बनता है बच्चों। ये 3 डेटर्स हैं, इन्होंने हमारे पैसे देने थे, लास्ट ईयर के बैलेंस है। एक मशीनरी भी पड़ी थी लास्ट ईयर की 60,000 की, तो ये पिछले साल के असेट्स हो गए। ये लाइबिलिटीज़ देखो लास्ट ईयर की। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमने जिनका देना है, 20,000 देने हैं हमने, ये क्रेडिटर्स की डिटेल है। चमन के देने हैं 7,000, ओमपाल के देने हैं 13,000, तो टोटल 20,000 हमारी फर्म ने इन दोनों का देना है। और एक कैपिटल है 2 लाख। ये पिछले साल फर्म के असेट्स हैं, ये पिछले साल की फर्म की लायबिलिटीज़ हैं। तो अब ये जो बैलेंसेस हैं बच्चों लास्ट ईयर के, क्या इनको अगले साल मीन्स 1 अप्रैल 2018 को आगे लाएंगे ना? ये वही ओपनिंग एंट्री करने जा रहे हैं। तो ओपनिंग एंट्री में बच्चों क्या करना है? पहले सबसे पहले बच्चों जितने भी असेट्स हैं उनको डेबिट करना है, जितने भी लायबिलिटीज़ हैं उनको हमने क्रेडिट करना है। ये देखो, कैश, बैंक, स्टॉक, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, स्टॉक डेबिट। डेटर्स की डिटेल दी हुई है तो डिटेल लिखना पड़ेगा, डिटेल नहीं दी हुई आपको तो डेटर्स अकाउंट ही डेबिट हो जाएगा, हम तब डेटर वर्ड यूज़ करेंगे। अब 3 डेटर्स के नाम दिए हुए तो अलग अलग लिखने पड़ेंगे। अशोक डेबिट, पवन डेबिट, विवेक डेबिट। मशीनरी डेबिट 60,000, ये सारे असेट्स को डेबिट कर दिया। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स की डिटेल दी हुई है, सो वी विल यूज़ दीज वर्ड्स। 2 चमन एंड 2 ओमपाल, क्रेडिटर लिख दिया। एंड 2 कैपिटल, कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। 2 कैपिटल 2 लाख रुपए। ये तो हमने सारे असेट्स को डेबिट कर दिया, सारी लायबिलिटीज़ को हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। अब अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, टोटल ऑफ असेट्स शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अब आप यहाँ देखो बच्चों, जो क्रेडिट साइड है इसका जो टोटल है वो बन रहा है 2,20,000, और जितने भी असेट्स हैं इनका टोटल बन रहा है 1,89,000। मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। हमारी लायबिलिटीज़, इट मीन्स जो टोटल क्रेडिट साइड है वो हमारी इंक्रीज़ है, ये ज़्यादा है, ये छोटी है साइड। इट मीन्स असेट्स का एक बैलेंस और आएगा, तो क्या करेंगे बच्चों, ये लायबिलिटीज़ हैं, ये असेट्स हैं। जब लायबिलिटीज़ में से असेट्स को माइनस कर देंगे तो वो क्या बचेगा? गुडविल। ये हम खुद लिखेंगे गुडविल। इन दोनों को 2,20,000 में से 1,89,000 माइनस करेंगे तो 31,000 की बच्चों गुडविल आ जाएगी। ये हमने खुद निकाली है, ये बैलेंसिंग फिगर निकला है हमारा। ये है ओपनिंग एंट्री। सारे असेट्स को प्लस करो,
डेबिट साइड, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्रेडिट कर दो। उसके बाद यदि असेट साइड छोटी आ रही है तो गुडविल अकाउंट से उसको कंप्लीट करेंगे। यदि हमारी लाइबिलिटी साइड छोटी आ रही है तो कैपिटल अकाउंट लिख के उसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी ओपनिंग एंट्री। लास्ट ईयर के बैलेंसेस को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आज हमने बच्चों 4 टॉपिक पढ़े। कौन सा? पहले हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन, फिर पढ़ा बैड डेट्स, फिर पढ़ा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट और फिर पढ़ा ओपनिंग एंट्री। इसको बच्चों अच्छे से करो, 2-3 बार अच्छे से करो, इससे रिलेटेड एंट्रीज करो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अच्छे से समझा होगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू।